हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले देखिए चर राशियां कौन सी होती हैं, यानी राशियां होती हैं चर और अचर। अचर का मतलब जैसे 2, 3, 4, 5 वे राशियां जिनकी वैल्यूज फिक्स है। एंड चर राशियां x, y, z जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, सो दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर राशियों की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, अब रैखिक समीकरण से क्या मतलब है? रैखिक समीकरण वह समीकरण कहलाता है जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। डिग्री क्या होती है? घात शुड बी 1। अब सबसे पहले डिग्री होती क्या है इसको समझो। डिग्री किसी समीकरण में चर राशि की अधिकतम घातांक क्या कहलाती है? डिग्री। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर बराबर 4। तो देखिए इसमें जो चर राशि है वो x है, इसकी अधिकतम घातांक क्या है? 4 है। तो इस समीकरण की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा y प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें जो चर राशि है वो है y, तो इसकी अधिकतम घातांक क्या है? 1। इसका मतलब इसकी डिग्री 4 है। डिग्री बराबर 1। तो डिग्री 1 है, इसका मतलब ये वाला समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण है। बट इसमें चर की संख्या कितनी है? 1। तो हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ओके, चलिए अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण व्यापक रूप में ऐसे लिखा जा सकता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है। अब नेक्स्ट, जब हम इसको ग्राफ में बनाएं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये किसको व्यक्त करेगा, यानी ग्राफ में किस प्रकार की शेप बनेगी। ठीक है, तो इससे ग्राफ पर ड्रॉ करने पर एक सरल रेखा बनती है, यानी कि नोट दो चर वाला रैखिक समीकरण ग्राफ पर एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। ठीक है, सरल रेखा को व्यक्त करता है। अब नेक्स्ट, हमें इस चैप्टर के अंदर रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। यानी युग्म का मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम युग्म के रूप में पढ़ेंगे। जैसे समीकरण नंबर 1 इज समीकरण युग्म लिख रहे हैं हम, समीकरण युग्म। तो एक समीकरण को हम लिख लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, और दूसरे समीकरण को हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस यहाँ c2 बराबर 0। यानी अब दो समीकरण एक साथ लिख दिए तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण युग्म। अब दूसरी चीज, हम इन्हें युग्म के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए जिस समीकरण के अंदर जितनी चर राशियां हैं उसमें चर राशियों की वैल्यू निकालने के लिए हमें उतने ही समीकरण चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण बराबर 4। तो इस समीकरण में जो चर राशि है वो क्या है? 1 है। तो हमें उसका मान निकालने के लिए एक ही समीकरण की जरूरत है, यानी x का मान हम इसी समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। 4 माइनस 3, सो x बराबर क्या आ गया? 1। लेकिन अब ये है दो चर वाला समीकरण, यानी इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक x और दूसरा y। तो इनके मान है वो हम एक समीकरण से नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें दो समीकरण चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा समीकरण हो जिसके अंदर तीन वेरिएबल हो, जैसे हमने लिख दिया 3x प्लस
4y प्लस जेड बराबर 0। तो ये समीकरण क्या है? ये तीन चर वाला समीकरण है और इसकी डिग्री है 1, तो इसको हम बोलेंगे तीन चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें x, y और z के मान निकालने के लिए हमें तीन समीकरण चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने, इसलिए हम इसे समीकरण युग्म के रूप में पढ़ रहे हैं। अब देखो समीकरण की हल से क्या मतलब है? जो रैखिक समीकरण है यानी ऐसा मान जो इस समीकरण का भी हल हो, यानी इस समीकरण को भी संतुष्ट करे और इस समीकरण को भी संतुष्ट करे, वह इस समीकरण निकाय का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। अब देखिए वो हल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो समीकरण युग्म के हल। समीकरण युग्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दैट इज फर्स्ट, एंड सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो देखिए इनके हलों से क्या मतलब है। अब देखो एक समीकरण दो चर वाला, एक समीकरण ग्राफ पे किसको व्यक्त करेगा? एक सरल रेखा। अब दो समीकरण है तो किसको व्यक्त करेंगे? दो सरल रेखाओं को, ठीक है। अब हल का मतलब है जो दोनों सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी वही बिंदु उनका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। ओके, सो जैसे एक सरल रेखा को हमने ड्रॉ किया तो ऐसा बन गया, और दूसरी रेखा को बनाया तो वो ऐसा बना। तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही हैं तो वो क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। जैसे ये बिंदु है, इसके निर्देशांक हम देख लेंगे, यहां x पर कितना है। सपोज ये पॉइंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और ये है मान लीजिए यहां पर c1 है y का मान, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 4,7। तो ये जो समीकरण है, समीकरण युग्म है, इसका हल क्या हो जाएगा? x बराबर 4 एंड y बराबर 7, ठीक है। अब देखिए कि जरूरी नहीं है कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, ठीक है। हो सकता है कि रेखाएं समांतर हो, जैसे हमने ग्राफ पे बनाया और एक रेखा ऐसे बन गई और दूसरी रेखा ऐसे, तो ये तो कभी नहीं काटेंगे। इसका मतलब नहीं काटेंगे तो इसके कोई हल भी नहीं होंगे। ओके, सो ये सब हम बिना ग्राफ बनाए कैसे पता कर सकते हैं कि इस समीकरण का हल होगा या नहीं होगा। या हो सकता है तीसरा केस ऐसे बन जाए, एक समीकरण है, दूसरी समीकरण उसके ऊपर आ जाए, तो इस केस में हर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब यहां पर अनंत हल है। सो ये सब पता करने के लिए हम बिना ग्राफ बनाए कैसे बता सकते हैं कि इस निकाय के हल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। सो यहां पर हम तीन केस बनाएंगे। केस वन में क्या हो सकता है? सपोज ये हम फाइंड किया a1 बटा a2 और ये बराबर नहीं आया b1 बटा b2 के, तो इस केस में क्या होगा? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं इसका मतलब वो एक बिंदु पर काट रही हैं, तो हलों की संख्या कितनी होगी? एक। और इस हल को बोलते हैं हम अद्वितीय हल, जब एक हल हो। यानी हम तीन बार लिख सकते हैं अगर ऐसा रिजल्ट हमारे पास आ गया। क्या लिखेंगे? रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, एंड अगर सॉरी रेखाएं प्रतिच्छेदी, रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो एक बिंदु पर काटेंगे, इसका मतलब एक हल होगा जिसे हम बोलेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन हल। एंड तीसरी बात, अगर हल है तो हम बोलते हैं कि ऐसा निकाय है वो संगत होगा। इस समीकरण निकाय को हम क्या बोलेंगे? संगत। जिस भी निकाय के हल विद्यमान है उसे हम बोलेंगे निकाय क्या है? संगत, ठीक है। सो ये केस वन है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 एंड 3x प्लस y प्लस 2
तो देखिए यहां पर ये समीकरण 1 है, तो इसको देखकर हम कह सकते हैं a1 बराबर 2, यानी समीकरण 1 में x का गुणांक, और b1 बराबर 3 एंड c1 बराबर -4। अगर c दूसरी साइड है तो उसे हमें इधर लाना है, यानी समीकरण को इस फॉर्म में बनाना है। अगर किसी सवाल में सपोज करो ऐसे दे रखा है 2x + 3y + 7, सॉरी आगे लिखा है बराबर 4, तो आप इस 4 को कहां लाओगे, इधर लाओगे। इसको लिखोगे 2x + 3y - 4 बराबर 0, ठीक है। अदरवाइज c की वैल्यू है वो गलत हो जाएगी और सवाल भी गलत हो सकता है। सो यहां पर हमने लिखा a2 बराबर 3, b2 बराबर 1 एंड c2 बराबर 2। तो अब देखिए a1 बटा a2 का मान निकालते हैं। ऐसे a1 बटा a2 कितना आता है, वो आया 2 बटा 3, और b1 बटा b2 3 बटा 1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, यानी इसकी वैल्यू है 2 बटा 3 और इसकी वैल्यू है 3 बटा 1। सो ये क्लियरली दिख रहा है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। इसका मतलब ये केस 1 है। केस 1 है तो ऐसे केस में ये दोनों लाइन क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और लाइन अगर प्रतिच्छेदी होंगी तो अद्वितीय हल होगा, और इस निकाय को हम बोलेंगे संगत निकाय, ठीक है। ओके, अब देखिए हम केस 2 की बात करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा आ जाए केस 2, क्या बना, a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा b2 के, तो इस केस में हमें c1 बटा c2 को देखना पड़ेगा वो क्या रहा है। सपोज अगर c1 बटा c2 इनके बराबर नहीं आया, ठीक है, तो ऐसे केस में जो दोनों रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, बट बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो दोनों रेखाएं कैसे बनेंगी, समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर हैं तो वो किसी बिंदु पर नहीं काट रही है, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यानी 3 बात कह रहे हैं, रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर, ठीक है। रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। एंड अगर हल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये जो निकाय है ये असंगत है, यानी असंगत निकाय। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं केस 2 के लिए। एग्जांपल हमने लिखा 2x + 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 1, और समीकरण 2 लिख दिया 4x + 6y बराबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो इस समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी इस रूप में व्यक्त करो। सो ये जो 4 है इसको इधर लाना पड़ेगा और 1 को इधर, यानी इसकी शक्ल है वो इसके जैसी होनी चाहिए, बराबर में 0 लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, 2x + 3y, यानी समीकरण 1 और 2 को पुनः लिखेंगे, -4 बराबर 0, ये आपका, इसको चलो हमने 3 बोल दिया, एंड 4x + 6y -1 बराबर 0, इसको 4 हो गया। अब देखिए यहां से लिखिए जो नए समीकरण है इससे a1 बराबर कितना है, 2 है, b1 3, y का गुणक, और c1 की वैल्यू कितनी है, -4, एंड a2 बराबर 4 है, b2 कितना है 6, और c2 की वैल्यू है -1। अब निकालते हैं। सो यहां से क्या आ गया, a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 4, इसको कैंसिल किया, ये आ गया 1 बटा 2, और b1 बटा b2 कितना आएगा, 3 बटा 6, यानी कि 1 बटा 2। सो हमें नजर आ रहा है कि a1 बटा a2 है वो b1 बटा b2 के बराबर है। इसका मतलब पहला केस तो नहीं है, आगे हमें c1 बटा c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये बराबर नहीं होते तो हम आगे c1 बटा c2 चेक नहीं करते, ठीक है, तो हमारा वो केस 1 हो जाता है। इसको हम क्या लिख रहे हैं, c1 बटा c2 निकालना, तो वो क्या आएगा, -4 बटा -1, यानी ये 4। तो यहां से नजर आ रहा है कि a1 बटा a2, इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं,
हम कह सकते हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 एंड बराबर नहीं है c1 बटा c2। ओके, अब आप इनमें से जो भी क्वेश्चन में पूछा है कि ये रेखाएं समांतर हैं या निकाय का हल होगा कि नहीं होगा, तो हम बता सकते हैं। अगर सवाल दिया ऐसा पूछा कि ये समीकरण निकाय है, इसका हल होगा या नहीं होगा, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, रेखाएं क्या बन जाए, समपाती। केस 3, केस 3 में क्या है, अगर ऐसा आ जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो ये रेखाएं क्या होंगी, इस केस में समपाती होंगी, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी, तो हम बोलेंगे रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। एंड अगर रेखाएं समपाती हैं तो उसके अनंत हल हैं। ठीक है, अनंत या बोल सकते हैं अनेक हल। और अगर ऐसा निकाय जिसके हल विद्यमान है तो हम बोलेंगे कि वो निकाय क्या होगा, संगत होगा, निकाय संगत। ओके, अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद में डिटेल में। केस 3 का एग्जांपल हमने लिखा x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 एंड 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए यहां पर a1 क्या है, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 1, ठीक है, एंड b1 2 और c1 बराबर 3, a2 बराबर 2, b2 बराबर 4 और c2 6। अब देखो निकालो, a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 2, b1 बटा b2 कितना आ जाएगा 2 बटा 4, कैंसिल किया, ये क्या बन गया 1 बटा 2, एंड c1 बटा c2 3 बटा 6, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है। इसका मतलब केस 1 तो नहीं होगा, या तो होगा केस 2 या होगा केस 3। तो देखते हैं यहां पर क्या आ रहा है, ये भी 1 बटा 3 1 बटा 2 आ गया, इसका मतलब ये होगा केस 3। इस केस में क्या हो रहा है, अगर तीनों बराबर है, नजर आ रहा है कि तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी। एंड रेखाएं अगर समपाती हैं तो हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे, और निकाय संगत होगा। यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का मतलब आपने ग्राफ बनाया तो ये एक रेखा बनेगी और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही बनेगी। तो वैसे भी देख सकते हैं कि हम, इसका मतलब एक ही रेखा है कुल मिला के, तो वैसे देखो ये जो समीकरण है ये एक ही रेखा को व्यक्त कर रही है। देखिए अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बनेगा 2, और अंदर क्या बच गया x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इस 2 को इधर भेज दो, तो ये क्या बना x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 बटा 2, और ये क्या बन गया x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। यानी जो समीकरण 2 है वो भी क्या है, एक प्रकार से समीकरण एक ही है। ठीक है, तो ऐसे दोनों रेखाओं को हम बोलते हैं रेखाएं क्या है, समपाती हैं, कुल मिला के एक ही रेखा है। ठीक है, अब देखिए हम आपकी बुक्स से क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी की बुक की क्वेश्चन है, उसी में से 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तीनों केस आप अच्छे से याद कर रहे हैं, समझे कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इस केस में रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो अद्वितीय हल होगा, और अगर हल होगा तो इसका मतलब निकाय कैसा होगा, संगत होगा। और ऐसा आ जाए कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बट बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, इसका मतलब केस 2 रेखाएं कैसी होंगी,
समांतर, रेखाएं समांतर, इसका मतलब कोई हल नहीं, क्योंकि कहीं नहीं काटेंगे, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। अगर नहीं काटती है तो कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा तो निकाय को हम क्या बोलेंगे, असंगत निकाय। और तीसरा केस, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर आ जाए c1 बटा c2 के, तो इस केस में रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। अगर रेखाएं समपाती होंगी तो उसके अनंत हल होंगे, और अनंत हल होंगे इसका मतलब निकाय कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्या है, आपको देखकर बताना है कि रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी, यानी कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी या समांतर या समपाती। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। और दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। और तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, एंड 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर देखिए, इसको देखकर आप बताओ a1 कितना है, a1 बराबर 5 और b1 बराबर -4, a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, और c1 है 8, c1 बराबर 8, एंड a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब देखिए a1 बटा a2 कैलकुलेट करो, 5 बटा 7, b1 बटा b2 कितना आ गया, -4 बटा 6, इसको काटा 2 दिया 6, ये आ गया -2 बटा 3। तो हमें दिख रहा है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 5 बटा 7, इसकी वैल्यू क्या है -2 बटा 3। इसका मतलब हमें c1 बटा c2 को नहीं देखना, क्योंकि केस 1 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि a1 बटा, यहाँ पर क्या है, a1 बटा a2 है वो बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। सो केस फर्स्ट में क्या था, ऐसे केस में रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो इसका आंसर क्या गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब है कि आप अगर इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पर बनाओगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो क्या होगा, हल होगा। ठीक है, यहाँ हम हल निकालना नहीं सीख रहे हैं, यहाँ केवल हम ये देख रहे हैं कि हल होगा या नहीं होगा, होंगे तो कितने होंगे, हल क्या होगा वो आगे सीखेंगे। ठीक है, अब नंबर 2 क्या होगा और कैसे निकाला जाता है। सॉल्यूशन नंबर 2, a1 देखो, a1 है 2 एंड b1 3, c1 बराबर 12, a2 18, b2 6 और c2 24। निकालो, a1 बटा a2 बराबर कितना बन गया, 9 बटा 18, यहां से आ गया 1 बटा 2, b1 बटा b2 बराबर 3 बटा 6, ये भी हो गया 1 बटा 2, यानी दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब c1 बटा c2 भी चेक करना पड़ेगा। सो c1 बटा c2 क्या रहा है, c1 बटा c2 इज 12 बटा 24, ये भी 1 बटा 2 है। इसका मतलब तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर है c1 बटा c2 के। इसका मतलब कौन सा केस बन गया, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। ओके, अब सॉल्यूशन नंबर 3, a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 2,
B2 बराबर -1 और C2 की वैल्यू है 9। देखो A1 बटा A2 बराबर 6/2 यानी 3, B1 बटा B2 -3 बटा -1, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3। सो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, इसका मतलब केस 1 नहीं है, दोनों अगर बराबर नहीं होते तो केस 1 होता। सो हमें C1 बटा C2 भी चेक करना पड़ेगा। C1 बटा C2 क्या है, देखो 10/9, इसका मतलब C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं है। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम कह सकते हैं A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बट बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। इसका मतलब केस नंबर 2। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ये दोनों रेखाएं अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो समांतर बनेंगे, ऐसे समांतर। तो इस केस में हल भी नहीं होगा कोई, और ये निकाय कैसा होगा, असंगत निकाय होगा। अगर इसके आगे भी इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस समीकरण को व्यक्त करने वाला निकाय कैसा होगा समीकरण युग्म को, तो इस निकाय को हम कैसा बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। और यहाँ पर केस 2 में क्या आया था, निकाय यानी कि रेखाएं आई थी संपाती, ये रेखाएं बनेंगी ऐसे, और यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ओके, सो बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी सोल्व करते हैं। आई होप कि ये सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर नहीं, वीडियो को बैक जाओ, दोबारा देखो। नेक्स्ट इज निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। इस बार निकाय के बारे में बताना है, यानी निकाय कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, संगत या असंगत के बारे में बात करनी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y = 5, और समीकरण 2 क्या है, इसको मैं वैसे लिखता हूं, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 है 2x - 3y = 7, समीकरण नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2, 2x - 3y = 8, समीकरण नंबर 1, एंड 4x - 6y = 9, समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 3/2x + 5/3y = 7, एंड 9x - 10y = 14, समीकरण नंबर 3। ओके, चलो इनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पहले हमें इसे व्यापक रूप में बनाना पड़ेगा, यानी कि बराबर में 0 नहीं है तो 0 बराबर में होना चाहिए। इसकी शक्ल है वो कैसी होनी चाहिए, ax + by + c = 0 होना चाहिए। ओके, ये जो भी बराबर के इधर लिखा है इसको इधर लाना है। सो पहले चेंज करते हैं, पुनः लिखते हैं इसको, 3x + 2y - 5 = 0। ये तो एक नंबर समीकरण बन गया। और इस समीकरण को दोबारा लिखो, क्या बन जाएगा, 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, अब यहां से a1 a2 और इन सब की वैल्यू लिखते हैं। a1 = 3, x का गुणांक, b1 = 2 एंड c1 = -5। ठीक है, और यहां से a2 = 2, b2 = -3 एंड c2 = -7। ठीक है, एंड अब देखो कैलकुलेट करो, a1 बटा a2 कितना आया, 3/2, b1 बटा b2 2/-3। सो दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये 3/2 है, ये 2/-3 है। इसका मतलब c1 बटा c2 हमें निकालने की जरूरत नहीं है, यानी पहले दोनों ही अगर बराबर नहीं है सो हमें ये पता चल गया कि ये केस 1 है। ठीक है, सो यहां पर क्या लिख देंगे हम, वी कैन से a1 बटा a2 नॉट बराबर b1 बटा b2 के। इसका मतलब ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इसका मतलब इसका एक हल होगा। अगर हल होगा तो
तो ये वाला निकाय क्या कहलाएगा? संगत निकाय। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये निकाय है, ये कैसा है? संगत है। अब नंबर दो भी देखिए किस फॉर्म में लिखा है, उसे पहले से ही करते हैं, इस टाइप में लाते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। और दूसरा क्या लिखा है? 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। सो यहां से देखिए a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर माइनस 8 एंड a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 6 और c2 बराबर माइनस 9। ठीक है, अब देखो a1 बटा a2 कितना आया? 2/4, ये बन गया 1/2। और b1 बटा b2 माइनस 3 बटा माइनस 6 कैंसिल, ये भी 1/2, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ रहा है। तो c1 बटा c2 भी चेक करना पड़ेगा कि केस नंबर 2 होगा या 3, क्योंकि दूसरे और तीसरे केस में a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों में ही बराबर होते हैं। तो c1 बटा c2 क्या रहा है? c1 is -8 and that is -9। सो ये आया 8/9। सो नजर आ रहा है कि ये बराबर नहीं है इनके। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बट बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये केस 2 है और ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर होंगी तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कोई हल नहीं होगा। हल नहीं होगा तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा? असंगत निकाय। यानी इन समीकरण को व्यक्त करने वाला ये जो निकाय है कैसा होगा? असंगत होगा। इस निकाय के कोई हल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको भी देख लीजिए। यहां पर देखो, पहले इसको हम डिजायर्ड फॉर्म में बनाते हैं, उस फॉर्म में चेंज करते हैं। इसको लिखा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0 एंड इसको लिखा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यहां से देखो a1 बराबर कितना है? 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर -7, a2 बराबर देखो 9, b2 -10 और c2 बराबर -14। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। a1 बटा a2 तो ये है 3/2 और बटा में 9। तो देखो पहले इस टाइप के इसको सोल्व करना सीख लो। अगर हमारे पास ऐसे कुछ लिखा है, सपोज ऊपर एक फ्रैक्शन लिखा है 4/3 एंड अपॉन में लिखा है 2/3, तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? ऊपर जो भी फ्रैक्शन लिखा है उसको ऐसे ही लिख लो 4/3 और गुणा का निशान लगा लो और इसको आप उल्ट दो, यानी कि इसका व्युत्क्रम लिख दो। 2/3 है, इसकी बजाय क्या लिख दो? 3/2। तो यहां से क्या बन जाएगा? ये इससे कैंसिल, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी बजाय ऐसे कुछ लिखा है 4, ये एक नंबर है और 2/3, तो यहां आप समझिए कि ऊपर जो लिखा है वो है एक्चुअल में 4/1 और नीचे है वो 2/3। अब इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, यानी 4/1 गुणा 3/2, इसको उल्ट दिया, गुणा का निशान लगा दिया, तो ये कैंसिल, तो 3 दूनी 6। बट अगर ऐसे लिखा है, ऊपर लिखा है 4/3 और नीचे लिखा है 2, तो इस बार हम इसको लिखेंगे 2/1। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 4/3 बटा 2/1। अब वापस ये ऐसा ही बन गया, इसको सोल्व सभी कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 4/3 इंटू इसको उल्टा 1/2, 2, ये आ गया 2/3। ठीक है, सो यहां पर ये 3/2 है, इसको नीचे जो लिखा है उसको 9/1 मान लो, ये क्या बन गया? 9/1। अब इसको सोल्व किया, 3/2 इंटू इसको उल्ट दिया, गुणा 9/1 को क्या लिखा? 1/9। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा? 3, ये बन गया 1/6। ओके, और b1/b2 क्या आएगा? इसको भी देखो, b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू कितनी है?
-10। सो ये क्या बनेगा, -10/1 लिख दिया इसको, ये बना 5/3 गुणा 1/-10। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10, ये आ गया 1/-6। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। सो हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो इस केस में C1/C2 देखिए, -7/-14, यहां से इसको कैंसिल किया और ये क्या आ गया 1/2। तो नजर आ रहा है, बट हमें C1/C2 इस केस में निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। हमने सही लिखा है, A1 B1 5/3 और यहाँ पर 9 और -10। हाँ, ये बराबर है नहीं, तो हमें C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है, बट निकाल लिया कोई बात नहीं। अब हम कह सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। इसका मतलब ये केस 1 है। केस 1 में क्या था, रेखाएं प्रतिच्छेदी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो एक हल, अगर हल है तो निकाय कैसा, संगत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगत। ओके, सो अब हमने ये सीखा है कि कोई समीकरण निकाय को देखकर ये बताना कि ये निकाय इसके हल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, होंगे तो कितने होंगे, बट अब हमें ये फाइंड करना है कि हल क्या है। यानी अगर हल विद्यमान है तो आप उन्हें निकालिए। ठीक है, तो इनको सोल्व करने के लिए हमें कुछ मेथड्स हैं। समीकरण में एक्स, हल निकालने का मतलब है एक्स और वाई के मान निकालना। उसके लिए जो मेथड है वो मैं निकालूंगा। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसको हल करने की विधियां, यानी A1, चलो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो इनको हल हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास दो प्रकार की विधियां हैं। फर्स्ट वन इज बीजगणितीय विधियां, एंड सेकंड वन इज ग्राफीय विधि। ठीक है, अब बीजगणितीय विधियां में भी हमारे पास तीन प्रकार के मेथड हैं। पहला क्या है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, एंड दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, सो बाकी है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि जो हल निकालने हैं उनको निकालने की जो विधियां हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ना। ओके।